চমক শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের সরকার গড়ল বিজেপি এনসিপি জোট। মারাঠা রাজ্যে ফের মুখ্যমন্ত্রী হলেন দেবেন্দ্র ফডনবিস, উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার। শনিবার অর্থাৎ আজ সকালেই রাজভবনে গিয়ে শপথ নেন ফডনবিস। মহারাষ্ট্রের নয়া সরকারকে টুইট করে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ। স্থায়ী সরকারের লক্ষ্যে বিজেপিকে সমর্থন বলেই দাবি এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजित दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका, और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ। अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है। टेलीफोन রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ওয়াসিম আনসারি। ওয়াসিম जी, ऐसा क्या हुआ एक रात में किसी को कुछ भी पता नहीं था, ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म हो गया? देखिए, जो आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण देखने मिला है बीजेपी और एनसीपी का, ये बहुत ही अलग समीकरण देखने मिल रहा है। कुछ देर पहले शरद पवार ने इस बात को साफ कर दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एनसीपी का समर्थन बीजेपी को नहीं है। एक मत अजित पवार उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन पूरी एनसीपी उनके साथ नहीं हो सकती है। शिवसेना और बाकायदा शरद पवार उद्धव ठाकरे दोनों मुलाकात की और एक साथ बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस एनसीपी के सभी जो बड़े नेता थे वो भी मौजूद थे। लगभग आधे घंटे बैठक चली। बैठक के बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि अजित पवार के साथ वो सुन रहे 10 से 12 विधायक उनके साथ गए हैं, तो उसमें से भी 3 विधायक जो है वो वापस आ चुके हैं, और अब 4 बजे जो बैठक होगी विधायक दल के नेता उसमें चुना जाएगा एक बार फिर से दोबारा। और उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया कि एनसीपी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। तोड़ जोड़ की राजनीति जरूर शुरू हो गई है, लेकिन अब भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी। भले ही बीजेपी ने शपथ जरूर ली है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में 2 क्वेश्चन है। एक है एनसीपी का जो घर है वो टूट चुका है, ये एकदम कंफर्म है क्या? और कांग्रेस वो क्या करने वाले हैं अभी? देखिए, अजीत पवार के जाने के बाद जो शरद पवार है उनका जो घर है वो टूट गया है। सुप्रिया सुले ने साफ तौर पे कहा कि घर भी टूट गया है, पार्टी भी टूट गई है। अब ऐसे वक्त में सबसे बड़ी चुनौती शरद पवार के लिए है कि किस तरह से फैमिली को एक साथ लाए और साथ ही पार्टी को एकजुट करें, क्योंकि ये पार्टी अगर टूटती है तो महाराष्ट्र में इसके अस्तित्व को लेकर खतरा खड़ा हो सकता है। अजीत पवार की इसे लेकर नाराजगी शरद पवार में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा कि पार्टी की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उसके लिए रणनीति तय की जा रही है। और जो समर्थन दिया गया है बीजेपी को लेटर जो राज्यपाल के सामने सौंपा गया है वो एनसीपी के विधायकों
थी वो उनके साथ नहीं है। हम आज भी तीनों पार्टी एक साथ है और एक साथ मिलकर जो फ्लोर टेस्टिंग होगी उस फ्लोर टेस्टिंग में बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत ना मिले इसके लिए कोशिश करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो विधायकों की बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। अहमद पटेल ने अपनी जो भूमिका है साफ कर दी कि किस तरह से सत्ता को लेकर तीनों नेताओं के बीच में बैठक चल रही थी। उद्धव ठाकरे ने जब सोनिया गांधी से चर्चा की उसके बाद ही उनके जो दिल्ली के नेता हैं मुंबई पहुंचे। सभी पहलुओं पर लगभग चर्चा हो चुकी थी, कुछ मुद्दे बाकी थे जो आज दोपहर 12 बजे तक बैठक करके खत्म करके सरकार बनाने के लिए दावा करना था। लेकिन सुबह 7-8 बजे के करीब जब शपथ विधि हो जाती है तो उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और ये भी कहा कि ये तीनों पार्टी मिलकर फ्लोर पर किसी भी तरह से बहुमत साबित नहीं करने देगी। इस तरह की कोशिश उनकी लगातार रहेगी। तो कांग्रेस ने भी अपनी जो भूमिका है वो साफ कर दी है, शरद पवार ने अपनी भूमिका साफ कर दी। वसीम जी, ऐसे में शिवसेना क्या करेगी क्योंकि ये शिवसेना के लिए एक बड़ा सेटबैक है। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे भी प्रेस में मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह का धोखा किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है तो यहाँ पे उनके साथ गद्दारी की गई है, इस तरह की उन्होंने फर्जी स्ट्राइक की गई, इस तरह के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे यहाँ पे जताई है और साथ ही ये भी कहा है कि भले ही कुछ भी हो जाए तीनों पार्टी मिलकर इस जो फ्लोर टेस्टिंग होगी बीजेपी की उसमें उन्हें बहुमत साबित नहीं करने देगी। उन्हें अपने विधायकों पे पूरा भरोसा है और जिस तरह से संविधान का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है उसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि यही बिहार में भी हुआ था, उनका कहना था यही हरियाणा में भी हुआ है और वही चीज अब दोबारा महाराष्ट्र में दोहराई गई है कि बहुमत नहीं होने के बाद किस तरह से तोड़ जोड़ की राजनीति करके राज्यपाल पर भी सवालिया निशान उन्होंने उठाया कि बिना किसी की जांच किए किसी भी चीज की कोई जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसकी तब तक जांच नहीं है। उसके बाद उन्होंने वक्त दे दिया, 30 तारीख तक का वक्त है बीजेपी के पास और इस दौरान उन्हें अपने बहुमत साबित करना है फ्लोर पे। अब ये बताया जा रहा है कुछ देर में बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस आएंगे। यहाँ पे लोगों से हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो, जो उनके पहलू वो साफ करें। लेकिन बीजेपी के खेमे भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उनकी जो कार्यकारिणी की जो बैठक है इसे बैठक में सत्ता किस तरह से बनाना है, किस तरह से विधायकों का समर्थन जुटाना है उसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। अजीत पवार अपने घर नेपल्सी रोड पहुंच चुके हैं जहां उनके पूरे परिवार उनके साथ है। वो भी लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से जो विधायक है 10 से 12 उन विधायकों को अपनी ओर लाया जाए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा साबित करने के लिए बीजेपी को एनसीपी की जरूरत थी और अगर एनसीपी पूरी तरह से नहीं आती तो अजीत पवार के साथ कितने विधायक है ये देखने वाली बात है। अगर 10 से 12 विधायक उनके साथ जाते हैं तो इनका दावा है कि इनके पास भी 105 की बहुमत है, साथ ही इनके पास भी 10 से 12 जो अपक्ष उम्मीदवार हैं वो इनके साथ हैं। तो उन सब आंकड़ों को जोड़कर वो सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं और फ्लोर टेस्टिंग में पास हो सकते हैं, इस तरह बीजेपी का दावा है। लेकिन जब तक फ्लोर टेस्टिंग होती नहीं है तब तक ये कहना मुश्किल होगा क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर जिस तरह से नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा था अब उसमें कहीं ना कहीं खेमे में खत्म होता नजर आ रहा है। अब बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह से सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा और 30 तारीख से पहले महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनने की जो कवायद थी वो पूरी हो जाएगी। जी शुक्रिया। এদিকে অজিত পাওয়ারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এমনটাই অন্তত বলা হচ্ছে। শরদ পাওয়ার তিনি বলেছেন যে অজিত পাওয়ারের সিদ্ধান্ত দল বিরোধী, তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। क्या अभी भी इसके बाद में सरकार बनाने की कवायद बैठकों का दौर जारी रहेगा? नहीं, सीधी बात है, एक बार ये मेजोरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद एचओबीसी की सरकार बनेगी। सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है। आप अपने बाकी के विधायकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या आप भी उन्हें किसी होटल या रिसोर्ट में ठहराएंगे? अभी देखेंगे, सबसे बात करके आवश्यकता है तो जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। একেবারে মহা চমক বলা যেতেই পারে এবং ভোর রাতের চমক। মধ্যরাতের রাজনীতি বলে একটি শব্দ রয়েছে, যদিও ভোর রাতের রাজনীতি নিয়েই এখন চর্চা সব থেকে বেশি মহারাষ্ট্রে, কারণ কেউই এটা টের পায়নি যখন কংগ্রেসের সঙ্গে এনসিপির এবং শিবসেনার একটা কথা হচ্ছে এবং প্রায় সবকটা ইস্যুতেই তারা সহমতের জায়গায় পৌঁছচ্ছে এবং তারা সরকার তৈরি করবে সেরকমটা সিদ্ধান্তের কথা জানানো হচ্ছে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ করে জানা গেল যে দেবেন্দ্র ফডনবিস দ্বিতীয়বারের জন্য আবারও মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এবং তাকে সমর্থন করেছে, অর্থাৎ বিজেপিকে সমর্থন করেছে এনসিপি, অজিত পাওয়ার।
মহারাষ্ট্রের গণতন্ত্রের কালো দিন, অনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল, বিজেপির বিধায়কদের সই যাচাই না করেই শপথ, আস্থা ভোটে লড়বে কংগ্রেস এনসিপির সেনা, জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল। मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा, उसमें हम तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ারের সমর্থনে বিজেপির সরকার গঠনের নিন্দা শিবসেনার। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের দাবি, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এবং ছত্রপতি শিবাজিকে অপমান করে চোরা পথে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। जनता पक्षाने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। मैं मानता था कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं, जो संस्कारी है और कानून का पालन करेंगे। लेकिन अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। শুক্রবার রাত পর্যন্ত 3 দলের বৈঠকে ছিলেন অজিত পাওয়ার। শনিবার সকালে বিজেপির সঙ্গে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন তিনি। শিবসেনার দাবি, ছত্রপতি শিবাজিকে অপমান করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অজিত পাওয়ার। देखिए, अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं। उनकी प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन है, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, कोई सूचना भी कर रहे थे। अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नज़रें से बात कर, ठीक है, बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। अजीत पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूँगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है।